What is amusing Hamza so much? I don't know. सर कुछ नहीं है, वो सवाल पूछा गया था। अच्छा, आई जी थिंक जी जनाब, हफ्सा कंटिन्यू करें। मैं कंटिन्यू करूंगा। जी सर, आपको नहीं कहा। जी हफ्सा। तो टी टेस्ट हम लगा चुके हैं कि अगर डेटा नॉर्मल है तो कंपैरिजन के लिए टी टेस्ट लगाया, और अगर डेटा नॉन नॉर्मल है तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आएंगे और इधर से यू टेस्ट लगाना है अब हमने। तो इंडिपेंडेंट सैंपल्स, अच्छा तो ऑटोमेटिकली कंपेयर कर रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशंस। तो और यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसने लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिकली कंपेयर डिस्ट्रीब्यूशंस अक्रॉस ग्रुप यूजिंग आइदर द मैन विटनी यू टेस्ट फॉर 2 सैंपल्स और क्रुस्कल वैलीज वन वे एनोवा फॉर k सैंपल्स। अगर 2 सैंपल्स होंगे तो वो खुद ही यू टेस्ट लग जाएगा उस पर, और अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो एनोवा से क्रुस्कल वैलीज आ जाएगा अगर नॉन नॉर्मल डेटा हो तो। ऑब्जेक्टिव्स हो गए, और उसके बाद जो है वो फील्ड्स, यहाँ से अब हमने वेरिएबल सेलेक्ट करने हैं। जिस तरह हमने कंबाइंड डेटा लिया था नॉर्मल में भी कंपैरिजन के लिए, इसी तरह अब यहाँ पे भी हम कंबाइंड डेटा ले रहे हैं और सारे सेलेक्ट। टेस्ट फील्ड्स में आ गए और ग्रुप्स के लिए जो है वो ग्रुप्स यहाँ पे। और ये एक बात है यहाँ पे कि ये SPSS 26 है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। अगर SPSS 18 होगा ना आई गेस जिसके पास, वहाँ पे आपको यू टेस्ट जो है वो सेलेक्ट करना पड़ता है, वो मैनुअली। आप ये रन कर दिया हमने। ये रहे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्ट समरी। यहाँ पे सिग्निफिकेंस यानी पी वैल्यूज आ रही हैं और साथ में उसका डिसीजन वो बता रहा है। अगर 0.05 से वैल्यू कम होगी तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, और अगर 0.05 से वैल्यू ज़्यादा होगी तो नल हाइपोथेसिस जो है वो रिटेन कर रहा है। तो ये एज में अगर हम देख रहे हैं तो ये इसने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। इसमें वही बात आ गई है कि दोनों ग्रुप्स के एज डिफरेंस है, एग्जिस्ट कर रहा है उसमें। और अगर इसमें ये हाइट और हाइट वेट उसको छोड़ हमने इन तीनों को कंबाइन करके BMI ले लिया था, तो ये हमारा जो है वो क्राइटेरिया था, इसलिए 2 ग्रुप्स में ये बिल्कुल डिफरेंट है। और WHR भी इसी तरह बिल्कुल जो है वो 0.00 पे उसकी पी वैल्यू है। उसके बाद जो डिप्रेशन के स्कोर्स हैं उनमें अगर देखें तो ये 0.05 से कम है, ये भी कम है, लेकिन ये ज़्यादा है। तो ये दोनों जो हैं वो दोनों ग्रुप्स में डिफरेंट आ रहे हैं, और जो एकेडमिक स्कोर है वो भी सिग्निफिकेंट है। और बाकी सर अगर आप कुछ बताना चाहें। जी मैं बताना चाहूँगा। आई एम सॉरी, आई एम रनिंग ऑन द ट्रेडमिल, तो मेरा सांस जो है थोड़ा सा चढ़ा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, ये सवाल पहले भी उठा था और अहमद ने भी सवाल उठाया था कि व्हाट इफ हमारा जो नल हाइपोथेसिस है ना, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर पाते। सॉरी, जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं हो पाता, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ जाता है। अब अगर मैं एज वाले फैक्टर को यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मेरा जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट होना चाहिए था या उसको एक्सेप्ट होना चाहिए था। यहाँ इस पर्टिकुलर फैक्टर के अंदर जो मेरा नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट होना चाहिए था। उसका मतलब ये होता है कि दोनों के दरमियान डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो ये पॉइंट आउट कर रहा है कि जो मेरा डाटा है वो डाटा जो है वो बायास में चल रहा है। ठीक है, और अगर डाटा बायास चल रहा है तो मैंने जानबूझकर एक ग्रुप जो है वो यंगर ले लिया है, क्योंकि मुझे पता है
कि जी इस ग्रुप के अंदर जो है डिप्रेशन एंजाइटी कम होगी, और मैंने जानबूझ के ग्रुप जो है वो एल्डर ले लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा डिप्रेशन एंजाइटी है वो इसमें ज़्यादा होगा, और मैंने जो है वो रिजल्ट्स को ट्वीक करने की कोशिश की है, या मैंने जो है वो रिजल्ट्स जो है उसको बायास करने की कोशिश की है। तो जब भी आप इस डाटा को एज सच एज का फैक्टर डालकर प्रेजेंट कर देंगे, तो आपका जो है स्टडी डिज़ाइन वो रिजेक्ट हो जाएगा जब भी वो रिव्यू के लिए जाएगा, और वो आपसे कहेंगे कि जी आपने कंफाउंडर्स को ऑमिट नहीं किया, वो कंफाउंडर्स आपकी स्टडी के अंदर मौजूद हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हम आपके रिजल्ट्स एक्सेप्ट नहीं करते और ये पब्लिश नहीं होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये शायद कोई पुरानी फाइल है, और जब ये रिज़ल्ट हम लोगों ने शुरू किए थे और जब ये पहली दफ़ा हमारे सामने आया, तो हमें पता चला कि हमने कहीं पर कोई मिस्टेक कर दी है। और मैंने आपको सभी कहा था कि अगर आप इसकी कोई लॉजिकल साइंटिफिक रीज़न जो है वो तलाश ना कर पा रहे हों, या आप इसको साइंटिफिक फिजियोलॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर एक्सप्लेन ना कर पा रहे हों, तो फिर आपने कहीं ना कहीं अपने डाटा के अंदर गलती की। अपने डाटा को रिव्यू कीजिए, या तो डाटा कलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो गया है, या जिनसे आपने डाटा कलेक्ट किया है उन्होंने आपसे डेलिबरेटली झूठ बोला है, गलत डाटा आपको प्रोवाइड किया है, या डाटा एंट्री में कोई प्रॉब्लम हो गया है, या फिर आपने अप्रोप्रिएट टेस्ट जो है उसको इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर हम रिट्रोस्पेक्टिवली चलते हैं, वापस पॉइंट 1 से एनालाइज करना शुरू करते हैं, और आखिर तक आकर जो है फिर उसको देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा था। तो जब हमारे पास ये पहली दफ़ा आया था और हमने इसको ठीक करने के लिए जो है वो वापस पीछे जाकर शुरू किया, तो हम लोगों को पता चला कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से आगे बाकी चीज़ें तो एंटर होती रहीं, लेकिन बिकॉज के जो सब्जेक्ट की एज थी वो हमारा पैरामीटर नहीं था, तो जो डाटा एंटर कर रहा था उसने उस एज वाले फैक्टर को तब्दील ही नहीं किया। यानी कि अगर वहाँ पर 19 एज चल रही थी, तो नीचे ऑटोमेटिकली सारी 19 आती चली गई और उस एज को तब्दील नहीं किया गया, जबकि आगे जो सारे पैरामीटर्स पड़े हुए थे वो सारे के सारे पैरामीटर्स तब्दील होते रहे। फिर हमने सारा ओरिजिनल डाटा निकाला जो कि आपका क्वेश्चनर्स के ऊपर फिल हुआ हुआ था, और जब हमने उसमें देखा तो हमें पता चला कि जो एज जो है वो वाकई डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ पर हमारे टाइपो एरर की वजह से वो डिफरेंट नहीं हो पाई। फिर हमने उसको डिफरेंट किया, और जब हमने उसको डिफरेंट किया तो फिर हमारा जो है वो सिनारियो दुरुस्त हो गया। तो यहाँ पर हम लोग एक मिस्टेक कर रहे थे, उस मिस्टेक को फिर हम लोगों ने रिट्रोस्पेक्टिवली जाकर पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद फिर हमने डाटा दोबारा एंटर किया, और एंटर करने के बाद जब हमने उसको एनालाइज किया तो हमारे रिजल्ट्स आ गए। तो ये आपको, जब भी आप तमाम वेरिएबल्स को कंपेयर करना शुरू करें, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने हाइपोथेसिस से रिलेटेड वेरिएबल्स उठाकर यहाँ पर कंपेयर ना करें। बेहतर यही होता है कि स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वो चीज़ें जिनकी बेस के ऊपर आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन की है, उनको भी उसके अंदर शामिल करें, ताकि वो आपको ये बता सके कि कहीं आपके डाटा के अंदर कोई कंफाउंडर तो एग्जिस्ट नहीं करता, ताकि जब ये कल को पब्लिश होने के लिए जाए और कोई बैठकर इसको जो है वो उन वैल्यू से एनालाइज करे जो आपने प्रोजेक्ट कर दी हैं, तो आपको ये ना कहकर भेज दे कि जी ये पब्लिशेबल ही नहीं है, और आपकी सारी मेहनत जो है 1.5-2 साल की वो ज़ाया हो जाए। सो आई होप दैट आई एम एबल टू मेक अ पॉइंट ओवर हियर कि अगर सिग्निफिकेंट आ जाए तो डाटा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक भी हो सकती है ये बात, और ये आपके लिए खुशी की भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। एम आई क्लियर? जिसको प्रॉब्लम था उसे समझ आके रिप्लाई कर दें। हमजा ने पूछा था ये सवाल, एज फार एज आई रिमेंबर। एम आई क्लियर ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट जी? जी सर। हमजा को समझ आ गया ये सवाल उसने यस बेसिकली सर, पूछा? सर क्लियर हो गया। बात समझ आ गई आपको? ऑल राइट, फाइन जी, कंटिन्यू प्लीज अफसर जी, आप चले आगे चलें। तो ये नॉन नॉर्मल का जो कंपैरिजन है वो हमने यू टेस्ट से किया और कंबाइंड डेटा लेके किया, और इसके बाद जो कोरिलेशन होगा नॉर्मल का और नॉन नॉर्मल का वो आमना मेमूर आपको करके बताएंगे। आमना अब सब बस एक मिनट, 18 जो SPSS है उसके अंदर यू टेस्ट कहाँ से आता है? उसमें भी नॉन पैरामीट्रिक से ही होगा, आगे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको कि टी टेस्ट या यू यहीं से टेस्ट। आएगा, यहीं से आएगा, नॉन पैरामीट्रिक से ही आएगा, नॉन पैरामीट्रिक, और उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट सैंपल, और उसको क्लिक कीजिए, और वो फिर आगे उसमें प्लॉट्स में जाकर या सेटिंग में जाकर आपको ऑप्शन दे रहा होगा यू की। यस सर, मिल गया मुझे। जी जी।
ओके सर। आमना। अच्छा, तो अब हमारा स्टडी डिज़ाइन था क्रॉस सेक्शनल कंपैरेटिव कोरिलेशनल। तो हमने कंपैरिजन देख लिया दो ग्रुप्स के दरमियान। अब हमने दोनों ग्रुप्स के अंदर अलग अलग दोनों ग्रुप्स का वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन देखना है। तो इसके लिए एनालाइज में जाएंगे हम। हमारा नॉन नॉर्मल डाटा तो नहीं सॉरी ये तो हो गया। अब हमने कोरिलेट करना है। कोरिलेट में जाएंगे बाय वेरिएट, यानी कि कोई से दो वेरिएबल्स का आपस में कोरिलेशन। और हमारे पास क्योंकि मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो हम हर एक वेरिएबल का बाकी सबसे रिलेशन देखेंगे दोनों ग्रुप्स में अलग अलग। अब मेरे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का डाटा अलग अलग पड़ा हुआ है। पहले मैं ग्रुप 1 का यानी कि नॉन ओबीस का डाटा पुट करती हूँ इधर, जो वेरिएबल्स हमने टेस्ट करनी है। BMI, वेस्ट हीट रेशियो, यूनिवर्सिटी डिप्रेशन एंड एंजाइटी स्केल, बेक्स डिप्रेशन इन्वेंटरी एंड बेक्स एंजाइटी इन्वेंटरी और एकेडमिक स्कोर। और नॉन नॉर्मल डाटा है तो हम स्पीयरमैन टेस्ट लगाएंगे। ये टू टेल्ड होगा। टू टेल्ड और वन टेल बेसिकली ये है कि आपका डाटा जिस भी सीक्वेंस में अरेंज्ड है, वन टेल के केस में वो किसी एक साइड से दोनों वेरिएबल्स के अंदर डाटा किसी एक साइड से लेकर कंपेयर करता है। टू टेल के अंदर जो सिग्निफिकेंस की वैल्यू आपके पास आएगी वो डाटा की दोनों साइड से ली गई होगी। तो ये बेटर है हमारे लिए टू टेल। ये हम इधर वेरिएबल्स को पुट किया और टेस्ट रन करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, एक कोरिलेशन कोफिशिएंट जिसको हम रो वैल्यू भी बोलते हैं RHO रो, और दूसरा है सिग्निफिकेंस। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है बेसिकली हमें बताएगा कि दो वेरिएबल्स का आपस में कैसा रिलेशन है, एक को इंक्रीज करें तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन के केस में यहाँ कोई साइन नहीं होगा, इनवर्स रिलेशन के केस में हमारे पास माइनस साइन होगा। फिर हमारे पास एक बात ये आती है कि SPSS हमें दो वेरिएबल्स के डाटा का कोई भी रिलेशन डायरेक्ट या इनवर्स तब भी दे देता है अगर सारी वैल्यूज में से सिर्फ कुछ वैल्यूज का रिलेशन बन रहा हो। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई दो वेरिएबल्स का आपस में कोई रिलेशन बन रहा था या फिर बस ये रैंडमली कुछ वैल्यूज का आ गया। इसके लिए हम सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस लेस देन 0.05 का मतलब है कि मोर देन 95% जो आपके वेरिएबल्स हैं उनमें रिलेशन बन रहा था, और यानी कि हमारा हाइपोथेसिस प्रूव होने के चांसेस मोर देन 95% है। और अगर 0.05 से ज़्यादा हो जाता है सिग्निफिकेंस, तो इस केस में फिर हमारा जो कोरिलेशन की वैल्यू आई है वो बाय चांस आई है और एज सच दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशन नहीं था। तो अब हम यहाँ से एक वेरिएबल लेते हैं, आईडी तो नहीं लेंगे, यहाँ से BMI लेते हैं और इसको यहाँ पे बाकी सब वेरिएबल से कंपेयर करते हैं। एक BMI आप देख सकते हैं, अगर हम इसको वेस्ट हीट रेशियो से करें तो 0.00 सिग्निफिकेंस है, यानी कि 100% सिग्निफिकेंट है। और वो क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली हमने दोनों ग्रुप्स को ओबेसिटी के बेस पे हमने डिफाइन किया है, और जाहिर है BMI और WHR दोनों ओबेसिटी के पैरामीटर्स मेजर करती हैं, तो इसलिए 100% सिग्निफिकेंस है और डायरेक्ट रिलेशन है। फिर इसको आगा खान स्केल से अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 0.003 सिग्निफिकेंस आ रही है, यानी लेस देन 0.05 है। तो इसका मतलब कि इन दोनों का आपस में रिलेशन बन रहा है। और कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, जैसा कि आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट वैल्यू देख सकते हैं। फिर हम BMI को कंपेयर करेंगे BDI के स्कोर्स के साथ। इसमें भी हमारे पास 0.05 से कम है सिग्निफिकेंस, दोनों का रिलेशन बन रहा है और वो है डायरेक्ट रिलेशन। BMI इंक्रीज होगा जैसे जैसे ओबेसिटी की तरफ हम जाएंगे तो डिप्रेशन के स्कोर्स बढ़ते जाएंगे। अब BAI के केस में हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू तो एक आ गई है, लेकिन हम अगर सिग्निफिकेंस देखें तो 0.05 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो BAI बेक्स एंजाइटी इन्वेंटरी के स्कोर्स हैं वो BMI से रिलेट नहीं कर रहे, और हमारे पास जो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है ये बाय चांस आ गई है, रैंडमली डाटा में कुछ वैल्यूज में आ गई है, लेकिन दोनों का ऐसा रिलेशन नहीं है। और इसकी दो रीजन हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है कि हमारा हाइपोथेसिस यहाँ डिस्प्रूव हो रहा है कि एंजाइटी जो है वो ओबेसिटी से रिलेटेड नहीं है, या दूसरा केस ये हो सकता है कि शायद ये स्केल जो था वो हमारी पॉपुलेशन के लिए सूटेबल नहीं था। और हमारे केस में जो दूसरी रीज़न है वो ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि हमने आगा खान स्केल में देखा है कि कंबाइंड वैल्यूज डिप्रेशन और एंजाइटी की जो है वो रिलेट कर रही हैं BMI से। तो फिर हम स्केल हमारा वैलिड नहीं था। खैर ये बातें रिजल्ट और डिस्कशन में करने वाली हैं।
फिलहाल हम कोरिलेशन और सिग्निफिकेंस देखते हैं। एकेडमिक स्कोर पे है तो इसकी सिग्निफिकेंस बन रही है बीएमआई के साथ। इन्वर्स रिलेशन है, बीएमआई इंक्रीज करेगा तो डिप्रेशन इंक्रीज करेगा और डिप्रेशन जो है वो एकेडमिक स्कोर को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। इसी तरह अगर हम वेस्टेज रेशो की तरफ आ जाएं, इसका रिलेशन हम देखें सबके साथ तो सिग्निफिकेंट बन रहा है Alright, I like to interrupt over here जी, I'm not sorry. कोरिलेशन का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक ही ग्रुप में रहते हुए दो वेरिएबल्स का आपस में ताल्लुक देखा जाता है कि अगर एक पैरामीटर को छेड़ दिया जाए तो क्या वो दूसरे पैरामीटर के अंदर फिजियोलॉजिकल डिसरप्शंस पैदा करता है या डिसरप्शंस पैदा नहीं करता। अगर तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो ये डायरेक्ट कोरिलेशन होगा, और अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है तो ये इनवर्स कोरिलेशन होगा। पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक का मैं बता चुका हूँ। दोनों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों वेरिएबल्स तो पियर्सन इस्तेमाल कर लें, दोनों नॉन नॉर्मल हों तो स्पीयरमैन इस्तेमाल कर लें, और अगर एक नॉर्मल हो और एक नॉन नॉर्मल हो तब भी जो है वो आप स्पीयरमैन इस्तेमाल कर लें। हाइपोथेसिस हमारा ये था कि जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ती है डिप्रेशन एंजाइटी बढ़ता है, और जैसे जैसे ये बढ़ता है उसी हिसाब से आपका एकेडमिक स्कोर कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ओबेसिटी के जो दो पैरामीटर्स थे हमने जिनकी बेस पर स्टडी पॉपुलेशन को डिवाइड किया हुआ है, दैट इज़ बीएमआई और वेस्ट टिप रेशो, जैसे जैसे ये बढ़ रहे होंगे वैसे वैसे डिप्रेशन एंजाइटी बढ़ी होगी। दैट मीन्स कि इनके दरमियान हमें डायरेक्ट कोरिलेशन मिलना चाहिए। और जैसे जैसे ओबेसिटी और यानी कि वेस्ट टिप रेशो और बीएमआई बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे डिप्रेशन एंजाइटी का स्कोर बढ़ रहा है तो एकेडमिक स्कोर जो है उसी हिसाब से नीचे जा रहा है। दैट मीन्स के इन चारों के दरमियान और एकेडमिक स्कोर के दरमियान आपका इनवर्स कोरिलेशन होना चाहिए। आप बीएमआई से स्टार्ट करें और अगर आप सारी वैल्यूज़ के ऊपर देखें तो पहले जो इसने स्टेप बनाया है वो वेस्ट टिप रेशो के साथ है। जाहिर है जिसका वेट ज़्यादा है या जिसका बीएमआई ज़्यादा है उसका वेस्ट टिप रेशो भी ज़्यादा होगा। वो कि हमारा स्टडी पैरामीटर नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस ये ज़्यादा क्यों मिल रहा है, बिकॉज कि जाहिर है जो ज़्यादा ओबीज हैं जिनका बीएमआई ज़्यादा है उनके अंदर वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है तो वेस्ट टिप रेशो आपका ज़्यादा मिल रहा है। दो चीज़ें यहाँ पर आप लोगों ने नोट करनी है, एक ऊपर कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है और एक नीचे पी वैल्यू दी हुई है। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर आप इन तमाम वैल्यूज़ को जो है वो और से देखें जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के साथ दी हुई हैं तो 0.973, 0.397, 0.407 ये बता रहा है। पी वैल्यू हमें सिर्फ ये बता रही है कि क्या सिग्निफिकेंट कोरिलेशन इन दो पैरामीटर्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही कि ये कोरिलेशन पॉजिटिव है या ये कोरिलेशन नेगेटिव है। ये इन्फॉर्मेशन हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्रोवाइड कर रहा है। अगर तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के साथ नेगेटिव का साइन लगा हुआ आ रहा है तो वो आपको बता रहा है कि ये आपका इनवर्स कोरिलेशन है, और अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट के साथ नेगेटिव का साइन नहीं लगा हुआ तो ये आपको बता रहा है कि जो कोरिलेशन है वो आपका पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी जी someone was saying something. All right. No, please तो continue. एक तो इसने हमें इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, एक तो इसने हमें इंफॉर्मेशन दी कि जी कोरिलेशन कोएफिशिएंट ने कि जी कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब भी हम कोरिलेशन को डिपिक्ट करेंगे रिजल्ट्स में दाकर तो हम सिर्फ पी वैल्यू नहीं लिखेंगे जैसे कि हम पीछे कंपैरिजन में लिख कर आ रहे थे, हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी साथ में देंगे। और जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट पियर्सन के लिए आप स्टैटिस्टिकली जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या जो हर्फ इस्तेमाल करते हैं वो आर स्क्वायर होता है, और जो आप स्पीयरमैन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो रो होता है, RHO। ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं। जैसे आप फार्मूलाज लिखते हैं EMV इज इक्वल टू दिस प्लस माइनस लॉग, या आपका जो है वो जो वो रेजिस्टेंस और पोजाल्स लॉ वाले जो आप लॉज बनाते हैं ये भी स्टैटिस्टिकल फार्मूला है। इसमें जो पियर्सन के लिए जो आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो आर स्क्वायर होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए उस तरफ आप लोग कर रहे होते हैं, रो का जो पैरामीटर है उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो एक तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं बताया कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कि कोई रिलेशन आपका डायरेक्ट है या इनवर्स रिलेशन है। एक इन्फॉर्मेशन मिली उससे, और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये जो आपकी वैल्यूज दी हुई हैं 0.973, 0.30, 0.46, ये बता रहा है कि जो पॉपुलेशन आपकी थी उसमें से कितने एक % जो हैं उन्होंने ये सिग्निफिकेंट कोरिलेशन यानी कि इतने 0.000 का कोरिलेशन जो है उसको शो किया है। तो 0.97 से मुराद है 97% ऑफ द पॉपुलेशन आपका जो है वो डायरेक्ट कोरिलेशन जो है वो शो कर रही है बिटवीन BMI एंड वेस्ट टिप रेशो।
इसी तरह से अगर आप आगे निकल जाएं तो 0.46 का मतलब है कि 46% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ये आपका जो है वो कोरिलेशन शो कर रही है, और ये कोरिलेशन आपका नेगेटिव एग्जिस्ट करता है बिकॉज उसके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो कोरिलेशन डिपेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, दो पैरामीटर्स को कर रही है, और पी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ये बता रही है कि कोरिलेशन है सिग्निफिकेंट या नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट है या इन्वर्स है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको बता रहा है, और उस पॉपुलेशन में से कितनी 1% पॉपुलेशन जो है वो उसकी कोरिलेशन आपको नजर आ रही है, ये भी आपको जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जब भी आप रिजल्ट्स जो है वो शो करेंगे कोरिलेशन के, उसमें सिर्फ पी वैल्यू नहीं लिखी जाती, उसके साथ कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी लिखा जाता है। जी आमना प्लीज कंटिन्यू। अब हम AKU के स्कोर्स हमने कर लिए थे रिलेट, बाकी सब वेरिएबल्स के साथ BDI की तरफ आते हैं। इसको हमने BMI और वेस्ट रेशियो से ऊपर कर चुके हैं। अगर हम आगा खान स्केल से करें तो ये 100% सिग्निफिकेंट है, क्योंकि दोनों ही डिप्रेशन मेजर करने की इन्वेंट्रीज हैं और ये उनका डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह फिर BAI की तरफ आए तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कोरिलेशन नहीं आ रहा, 0.05 बॉर्डर लाइन पे है। फिर एकेडमिक स्कोर से इसका 0.05 से कम है, तो इसका सिग्निफिकेंट रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन है। जैसे जैसे हमारे पास डिप्रेशन के स्कोर्स बढ़ते जाएंगे तो एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट होती जाएगी। BAI के केस में इसको हम अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस से करें तो इसका कोई कोरिलेशन नहीं बन रहा, क्योंकि ये 0.05 से ज़्यादा है वैल्यू इसकी, तो इनका आपस में कोई सिग्निफिकेंट रिलेशन नहीं बन रहा। फिर ये हमने अभी ग्रुप 1 पे टेस्ट लगाए थे, जो कि नॉन ओबीज ग्रुप था हमारे पास। अब अगर ओबीज ग्रुप पे ये टेस्ट लगाए तो दोबारा से एनालाइज में जाएंगे, कोरिलेट, बाइवेरिएट, और अब ग्रुप 2 की वैल्यूज मैं पुट करूँगी। टेस्ट लगाना है नॉन नॉर्मल डाटा पे। हमारे पास उसी तरह रिजल्ट्स आ गए हैं और हमने इनको इंटरप्रेट भी उसी तरह करना है। यहाँ से एक वैल्यू लेनी है, उसके बाकी सब वेरिएबल्स के साथ उसकी सिग्निफिकेंस देखनी है कि इनका आपस में कोई रिलेशन बन रहा है नहीं बन रहा, सिग्निफिकेंट है एक दूसरे के लिए वेरिएबल्स या नहीं, और इनका कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट है या इन्वर्स है, और कितनी वैल्यूज ये रिलेशन शो कर रही हैं। उसके लिए फिर हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखेंगे, और उसी तरह फिर हम सब फैक्टर्स को जिस तरह हमने ग्रुप 1 में किया ग्रुप 2 में भी उसी तरह इंटरप्रेट करेंगे। तो इन रिजल्ट्स के मुताबिक हमारा हाइपोथेसिस प्रूव हो गया है। हमारा हाइपोथेसिस था कि parameters of obesity are directly related to scores of depression and anxiety, which in turn are inversely related to academic performance. और ये जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं ये हमारा हाइपोथेसिस प्रूव कर रहे हैं। हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, हमारा अपना हाइपोथेसिस प्रूव हो गया। तो ये थे नॉन नॉर्मल डेटा के केस में जब 2 ग्रुप्स हमारे पास, तो हम ये टेस्ट लगाएंगे, स्पीयरमैन टेस्ट फॉर कोरिलेशन, और उससे पहले हमने लगाए थे कंपैरिजन के लिए जो हमने टेस्ट लगाया था मैन विटनी यू टेस्ट। लेकिन सपोज हमारा स्टडी डिजाइन ऐसा हो कि हमारे पास मोर देन 2 ग्रुप्स बन रहे हो, तो उसके लिए कुछ डिफरेंट टेस्ट लगाएंगे, वो फिर मारिया बताएंगे। एक्सक्यूज मी, मेरा क्वेश्चन है। जी यहाँ पे अब एक स्केल है जिसका कोरिलेशन नहीं बन रहा था, जो आमना ने कहा था कि ये हमारी पॉपुलेशन के लिए सूटेबल नहीं था, तो इस बेस पे तो क्या हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो सकता? ये हम कैसे बताएंगे कि यानी अगर हम इन सब चीजों को रिलेशन कर रहे हैं तो वो तो सबका जस्टिफाई होना नहीं चाहिए था। जी अब्दुल्ला इसको आंसर करें। सर बेसिकली हमारे पास जो BAI है ना, जिसका अगर नेगेटिव आया है तो वो हमारी पॉपुलेशन में वैलिड नहीं है। हमने ये इसका हाइपोथेसिस निकाला है। हमारी जो पॉपुलेशन है, क्योंकि ये मतलब दूसरी कंट्रीज के लिए यूज हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन पे ऐसा सच ये वैलिड नहीं है, और हमने इस चीज को डिफेंड किया अपने आर्टिकल में। ठीक है। अच्छा जी मैं इसको बताऊंगा, ठहरे जी मैं इसको बताऊंगा। ठीक है जी मैं इसको बताऊंगा।
हम लोगों ने यहाँ पर 2 स्केल इस्तेमाल किए थे जी, और 2 स्केल इस्तेमाल करने का मकसद ये था कि हम ये देख सकें कि इसमें से कौन से स्केल की एफिकेसी जो है वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन के अंदर जो है वो बेहतर है। जो BDI है वो अंग्रेज़ी के अंदर है, इंग्लिश स्पीकिंग जो आपकी कंट्रीज़ हैं, स्पेसिफिकली आपका वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, उसके अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। उसको जो बनाया गया है वो भी उन्हीं लोगों ने बनाया है, वो उनके कल्चर के मुताबिक, उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के मुताबिक जो है वो उसके अंदर क्वेश्चन जो है वो मौजूद हैं। जबकि जो आगा खान स्केल है वो यहीं पाकिस्तान में बना है, उर्दू में भी मिल जाता है, और उसके अंदर लैंग्वेज आसान इस्तेमाल हुई है, और उसके अंदर जो सवाल हैं वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन के IQ को, मैं IQ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं उनके एजुकेशनल या अवेयरनेस के स्टेटस को मद्देनज़र रखते हुए जो उसको बनाया गया है। यूरोप और अमेरिका के अंदर बिकॉज के स्कूल के अंदर आपका जो है वो सेकेंडरी स्कूल तक जो है वो मेंटल हेल्थ जो है ना उसके बारे में पढ़ाया भी जाता है, अवेयरनेस भी होती है, और साइकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल होते हैं जो बच्चों को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी टर्म्स की, बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा है। इसलिए उनके लिए स्केल जो है वो आम फहम है, या जिसको आप कहते हैं कि ये आसानी से समझा जा सकता है। हमने दोनों स्केल इसलिए इस्तेमाल किए, हम देखना चाह रहे थे कि क्या दोनों ही स्केल इक्वली जो है हमें अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, या जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है हम उससे ज़्यादा आसानी से जो है वो चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज कि ये एंग्जाइटी का स्कोर था, और एंग्जाइटी को जो है वो हम आगा खान वाले स्कोर के ऊपर भी मेजर कर रहे थे। आगा खान वाले ने हमें बता दिया कि लोगों के अंदर एंग्जाइटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उस एंग्जाइटी को हम इस पर्टिकुलर स्केल के ऊपर जो है वो मेजर नहीं कर सके, जो कि यूरोपियन और एशिया पैसिफिक के लिए जो है वो वैलिड है। आइडियली तो ये होना चाहिए था कि ये हमारे पास आ जाता, ठीक है। अगर BDI से आ गया था तो इससे भी आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, तो हमने उसको रिजल्ट को ऑन कर लिया, इसलिए ऑन कर लिया बिकॉज कि हम उसे लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, और हमने उसका लॉजिकल रीजन ये निकाला बिकॉज कि जो इसकी वर्डिंग है और जो इसके स्टेम्स हैं वो हमारे कल्चर के अंदर, हमारी जो सोशल अवेयरनेस है उसके मुताबिक नहीं है, इसलिए मोस्ट लाइकली लोगों ने जो है वो इसको सही तरीके से पढ़ा नहीं, या उन तक बात पहुंची नहीं, और इसलिए उन्होंने जो यहाँ पर रिस्पॉन्सेज दिए हैं वो रिस्पॉन्सेज जो है ना वो वैलिड तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो रहे थे। इसको हमने सपोर्ट इस तरीके से कर लिया क्योंकि आगा खान भी इसी चीज़ को देख रहा था, और आगा खान ने हमें एंग्जाइटी का लेवल दे दिया था तो वो इस पर भी आना चाहिए था। अगर इस पर नहीं आया तो फिर मोस्ट लाइकली उसकी वजह ये है कि लोगों को इसके अंदर जो मौजूद सवाल थे वो समझ नहीं आए, और दैट इज़ वाई पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिए आगा खान एक बेटर इंडिकेटर है एज कम्पेयर टू BAI। ये बात अहमद ने पूछी थी, और फिर मैंने इसको हमजा वाले में भी बाद में बयान किया कि अब आपके पास अगर कोई रिजल्ट ऐसा आ गया है जिससे आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो पा रहा, तो अब 2 आपके पास सिनेरियोज हैं, या तो उसे किसी तरीके से लॉजिकली साइंटिफिक ग्राउंड पर एक्सप्लेन कर लीजिए, अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है कि डाटा ठीक नहीं है, ठीक है। बिकॉज कि हमने यहाँ पर इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन डेवलप कर ली, और बिकॉज कि हमने उसे काउंटर जो आपका स्केल पड़ा हुआ था उसके साथ नत्थी करके ये एक लॉजिकल बात समझाने वाली बयान कर दी, और हम कर सकते थे कि जी इस पर आ गया है, इस पर नहीं आया, तो मोस्ट लाइकली स्केल के अंदर प्रॉब्लम है, वरना दोनों में ही जो है वो प्रॉब्लम डेवलप हो रहा होता। तो ये बात क्योंकि लॉजिकली समझ आती है, हम इसको एक्सप्लेन कर पाए, तो हमने इस रिजल्ट को ऑन कर लिया। अगर हम इसको एक्सप्लेन ना कर पाते तो फिर ये हमारे लिए परेशानी की बात थी। ज़ाहिर है हमारा जो डाटा था उसमें फॉल्ट था, हमें वापस पीछे जाना पड़ता, पॉपुलेशन को तब्दील करना पड़ता, लोगों के रिस्पॉन्सेज को रिव्यू करवाना पड़ता, एक लंबा काम होता। लेकिन बिकॉज़ कि यहाँ हम एक्सप्लेनेशन दे पाए और वो लॉजिकली एक्सप्लेनेशन समझ भी आती है, दैट इज़ व्हाई हम लोगों ने इस रिजल्ट को ऑन कर लिया। आई होप दैट आई एम क्लियर। जी सर, थैंक यू। जी 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 प्लीज कंटिन्यू जी। अस्सलामुअलैकुम सर। जी अब आप लोगों ने 2 ग्रुप्स का तो देख लिया होगा सबने, और उम्मीद है आप थके नहीं होंगे सब, ठीक है। और अब हम देखेंगे 4 ग्रुप्स का, और वो आपके लिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप सबके ग्रुप्स जो हैं वो 4 हैं, मतलब 2 से ज़्यादा हैं जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। और अब मैं स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बताती हूँ डिटेल से कि आपका जो हाइपोथेसिस है मतलब वो 2 ग्रुप से ज़्यादा का होगा, लाजमी बात है। अभी 2 ग्रुप्स का आपने देख लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। अगर 2 ग्रुप्स से ज़्यादा का हाइपोथेसिस है, वो हमने अपने टेस्ट, क्योंकि हमारे पास नहीं था, वो हमने आप लोगों के लिए बाकायदा बनाया है सब कुछ करके सर के सामने, ठीक है।
तो इसलिए मैं पहले आपको हाइपोथेसिस बताऊंगी, फिर उससे आगे आपको डिटेल बताऊंगी टेस्ट की। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। Not to be rude or anything, but hypothesis is a very nice pronunciation. I have heard after a very long time. बताएं फिर सर। जी चले मैं सिर्फ अब प्रोनाउंसिएशन के ऊपर जो है वो कमेंट कर रहा था। Hypothesis seems to be a very nice pronunciation. थैंक यू सर। सबसे पहले हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं। मैं आपको ग्रुप्स का पहले बताती हूँ। ग्रुप्स में सबसे पहला ग्रुप है हमारे पास मेल ओबीस का, दूसरा हमने लिया है मेल नॉन ओबीस का, तीसरा हमने लिया है फीमेल ओबीस का, और चौथा हमने लिया है फीमेल नॉन ओबीस का। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये ऐसा एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। ठीक है, उसके बाद मेरा हाइपोथेसिस हमने जो बनाया वो ये है कि मेल ओबीस स्टूडेंट्स हैव ग्रेटर बीएमआई एज कंपेयर टू मेल नॉन ओबीस। पहली बात ये आ गई। दूसरी बात उसमें ये होगी कि फीमेल ओबीस स्टूडेंट्स हैव ग्रेटर बीएमआई एज कंपेयर टू फीमेल नॉन ओबीस स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तो पता है, लाजमी बात है, ऐसी ही बात है। तीसरी बात हमने इसमें ये क्लियर करनी है कि मेल ओबीस स्टूडेंट्स हैव और हमने इसको प्रूफ करना है और इसी की मकसद के लिए हम इस पे टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम करेंगे बात वो हम वेरिएबल व्यू पे जाएंगे। मैं वेरिएबल व्यू पे आपको जाके ग्रुप्स का दिखाऊंगी। ठीक है, वेरिएबल व्यू पे गए तो अब ये देखें आप, पहले आपने 2 ग्रुप्स का डाटा एंटर करना सीख लिया है ना। ये आईडी 1 है, फिर एज 1 है, फिर हाइट 1 है, ये सारी 1 फर्स्ट ग्रुप की हैं। फिर सेकंड ग्रुप की आ गई सारी। ठीक है, एज 2, आईडी 2। फिर अगर हम तीसरे ग्रुप की बात करते हैं जो हमने बनाया है, ठीक है, उसके अंदर आईडी 3 आ गई, बीएमआई 3 आ गया, वेस्ट प्रेशर 3 आ गई। जो हमारे 2 ग्रुप्स थे हमने उसको स्प्लिट कर लिया 4 ग्रुप्स में। अब ये समझ लिया, आसान से बात है। उसके बाद अगर हम चौथे की बात करते हैं तो आईडी 4 है, एज 4 है, ये सब कुछ आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा कंबाइंड डाटा, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आ गया हमारे पास कंबाइंड डाटा कि एज, ये इसमें सारा कंबाइन है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंबाइंड डाटा है तो सही, लेकिन एसपीएसएस को पता कैसे चलेगा कि कंबाइन में क्या, मतलब ये डाटा अलग अलग कैसे है, ग्रुपिंग कैसे है। तो ग्रुपिंग भी मैं आपको सिखा देती हूँ। ये ग्रुप्स हैं, हमने यहाँ पे ग्रुप्स का इसलिए अलग नाम लिखा है। फिर हमने ग्रुप्स के लिए, वैसे तो जो वैल्यूज थी वो हर किसी की नन है, क्योंकि किसी में कोई ग्रुप नहीं था, हर किसी की अलग अलग वैल्यू थी हर ग्रुप की। लेकिन यहाँ ग्रुपिंग कर ली है तो हम यहाँ वैल्यूज को लेबल करेंगे। अब लेबल करने के लिए मैं आपको सिर्फ एक रिमूव करके दिखा देती हूँ। ये देखें, पहले तो हमने यहाँ पे सारे रिमूव कर देते। ठीक है, वैल्यू लिखेंगे 1। मैंने 1 को कंसीडर किया मेल ओबीज। ठीक है, ये आप याद रखिएगा वैल्यूज। दूसरे को कंसीडर करेंगे, यहाँ हमने लिखा है मेल नॉन ओबीज। ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऐड होगा। थर्ड करेंगे तो यहाँ हमने लिखा है फीमेल ओबीज, और फोर्थ करेंगे तो उसे करना है फीमेल नॉन ओबीज। ठीक है, ये अब आपको क्लियर हो गई होगी बात। उसके बाद मैं आगे चलूंगी डाटा व्यू पे। डाटा व्यू पे अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी ग्रुपिंग ठीक हुई है या नहीं, तो आप यहाँ आगे करके ग्रुप्स में जाएं। ग्रुप्स में गए, यहाँ पे 1 और ए लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे रेड पे क्लिक करेंगे आप लोग, ये आपको आगे नजर, ये मेल ओबीज है, फिर नीचे इसके होंगे मेल नॉन ओबीज, फीमेल ओबीज और फीमेल नॉन ओबीज। ये क्लियर है बात? ये इस तरह वापस कर देंगे। इसकी हम वापस इसलिए करते हैं, हमने क्वालिटी को क्वांटिटी में चेंज किया। इसकी वजह यह है कि एसपीएसएस हमेशा क्वांटिटी पे काम करेगा, मतलब हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए ज़्यादा बेटर ये है। तो हमने उसके लिए कोड वर्डिंग यूज़ की है। मेल ओबीज के लिए हमने 1 यूज़ किया है, 2 के लिए आगे आपको सारा पता है जो मैंने भी बताया। ठीक है, ये बात हो गई। अगर हम अब इसकी टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं अगर किसी से पूछूं तो कोई बता सकता है कि सबसे पहले टेस्ट कौन सा अप्लाई होगा? आपने 2 ग्रुप्स का इतना लंबा लेक्चर लिया अभी। एनीवन? सबसे पहला टेस्ट कौन सा अप्लाई होगा? ओके, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा डाटा नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल है। जैसे आपने 2 ग्रुप्स का देखा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही एनालाइज पे जाएंगे, फिर हम डिस्क्रिप्टिव पे जाएंगे,
फिर एक्सप्लोर पे जाएंगे और फिर हम यहाँ पे वही एंटर करेंगे डाटा जो सर ने आपको बताया कि एंटर करना है, अलग अलग एंटर करना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक का एंटर करके दिखा देती हूँ। प्लॉट्स में जाएंगे तो यहाँ पे हिस्टोग्राम पे क्लिक करेंगे और साथ हमारा नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट, ठीक है, कंटिन्यू कर देंगे और ओके कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। हम तो नॉर्मेलिटी के लिए कंबाइंड डाटा नहीं यूज करते? नहीं, हम कंबाइन नहीं करते यूज, हम अलग अलग करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि अगर कोई ग्रुप कोई नॉन नॉर्मल आ रहा है और नॉर्मल कौन सा आ रहा है। अगर ज्यादा नॉन नॉर्मल होंगे तो हम टेस्ट वो प्रेफर करेंगे जो नॉन नॉर्मल वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर सारे के सारे नॉन नॉर्मल वाले हैं वो तो लाजमी बात है नॉन नॉर्मल प्रेफर करेंगे। और तीसरा ये होगा कि अगर नॉर्मल आ गए तो हम उस पर नॉर्मल टेस्ट अप्लाई कर सकें। इट इज बेटर कि आप नॉर्मेलिटी जो है वो इंडिविजुअल ग्रुप्स में लगाएं। गो कि आप उसे टोटल डाटा के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप जो है वो इंडिविजुअल जो है वो ग्रुप्स के अंदर जो है वो नॉर्मेलिटी लगा कर देखें, ताकि जो रिजल्ट्स हैं उनको बेहतर तरीके से एनालाइज किया जा सके। जी नवेरा, मारिया कंटिन्यू प्लीज। अब टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी है, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि अगर पॉइंट 0.05 से कम होगा तो हमारे पास जो डाटा है वो नॉन नॉर्मल होगा, और 0.05 से ज्यादा होगा तो डाटा जो है नॉर्मल होगा। ये आपको बताया अभी सारा। तो अब यहाँ देख लें, सिर्फ वेस्ट रेशो है वो 0.242 है, तो हम एक चीज है तो उसके लिए हम इसे नॉर्मल नहीं लेंगे, नॉन नॉर्मल ही लेंगे, ठीक है। अब